Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आप सबका जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उन लोगों का भी बहुत स्वागत है जो लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ जापानी पढ़ने। हम आशा करते हैं कि इसके बाद आपकी रुचि जापानी के प्रति बढ़ेगी, आप लोग और जापानी भाषा सीखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। तो हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने अरिमास किया था। अरिमास यानी कि जब आप किसी चीज़ को किसी जगह पर दिखाते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो वस्तु वहाँ पर मौजूद है, तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे, जिसके साथ हम अरिमास का प्रयोग करेंगे और हम लोग कुछ नया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है यूबिंग क्योकु वा हनाया नो तोनारी नी अरिमास। तो हम लोग लोकेशन करेंगे, किसी को ध्यान में रखते हुए किसी और वस्तु के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ है। जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, सबसे पहले हम एक ऑडियो सुनेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें हमें कितना समझ में आया है। すみません、銀行はどこですか？あそこの白い建物の後ろにあります。白い建物はデパートですか？いいえ、白い建物はデパートではありません。あのビルは図書館です。ああ、ありがとう。 तो अभी आपने ऑडियो सुना, उसमें जो आपने पिछली बार किया है अरिमास, वो तो है ही, उसके साथ कुछ नया है। आइए देखते हैं कि क्या नया है। ये काइवा है मीरा-सान और तनाका-सान के बीच का। सुमिमासेन, गिंको वा दोको देसु का? यानी कि गिंको कहाँ है? आसोको नो शिरोई तातेमोनो नो उशिरो नि आरिमासु। आसोको आपको मालूम है, वो वहाँ पर, आसोको नो शिरोई तातेमोनो यानी कि वो तातेमोनो जो वहाँ पर है उसके पीछे है। उशिरो नया शब्द है और तातेमोनो नो उशिरो, तातेमोनो के पीछे मौजूद है। शिरोई तातेमोनो वा डेपार्टो देसु का? मीरा-सान दोबारा पूछती हैं कि ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है, ये क्या डिपार्टमेंट स्टोर है? इए शिरोई तातेमोनो वा डेपार्टो दे वा आरिमासेन। डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है। आनो बीरु वा तोशोकान देसु। अब आनो वो यहाँ इसलिए प्रयोग कर रही हैं क्योंकि दोनों जने देख रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बारे में दोनों को पता है, इसलिए आनो बीरु वा तोशोकान देसु। बीरु का अर्थ है बिल्डिंग, तो मीरा-सान अरिगातो कह देती हैं। ये जापानी में है आपके लिए। गिंको, तातेमोनो, उशिरो, तोशोकान, ये सब कांजी में लिखा है। आपको पहचानना अभी आना चाहिए कि किस चीज़ की कौन सी कांजी है। ये एक्सप्लेनेशन है उसका, आप पढ़िए और इसको समझिए। आज जो नए शब्द हैं वो हम आपको कराते हैं। तो देखिए, ये किताब है। पेन वा होन नो उए नि आरिमासु। पेन वा होन नो शिता नि आरिमासु, यानी कि इसको जब आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, इसके रिलेशन में ये यहाँ पर है। पेन वा होन नो शिता नि आरिमासु। पेन वा होन नो माए नि आरिमासु, यानी कि किताब के सामने है। आपकी तरफ से देखेंगे तो भी वो सामने होगी, आपके सामने होगी। पेन वा गाकुसेई नो माए नि आरिमासु। पेन वा होन नो
前にあります。ペンは私の前にあります。ペンは本の隣にあります。ペンは本の中にあります。यानी कि अंदर है, किताब के अंदर है, किताब के बगल में है, किताब के सामने है. ペンは本の後ろにあります。यानी कि उसके पीछे है. तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस वस्तु के बगल में है या उसके सामने है, उसके पीछे है, उसके नीचे है, उसके अंदर है. अब ये हमारा हाथ है. ペンは手の上にあります。ペンは手の下にあります。ペンは手の中にあります。तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि वस्तु कहाँ पर है. जैसा कि इसमें भी बताया गया है आपके कॉन्वर्सेशन में कि ビルはあそこの白い建物の後ろにあります。अब आप अभ्यास कर सकते हैं इन शब्दों का. हमारे बाद बोलिए. उशिरो यानी पीछे, नाका माए, शिता, उए, तोनारी, सोबा, योको, सोतो. इसमें योको जो है उसका अर्थ है किसी भी एक चीज़ से सटा हुआ. यानी कि आप देखेंगे कि दीवाल है, दीवाल के सहारे से कोई साइकिल खड़ी है तो काबे नो योको नी आरिमास. या सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है तो मिची नो योको नी कुरुमागा आरिमास. तो कोई चीज़ अगर लंबी है, उसके सहारे से कुछ खड़ा है या रखा गया है, तब उसको योको कहा जाता है. सोतो के माने है बाहर, तो कमरे के बाहर या घर के बाहर. तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. अब एक देखिए आपके पास तस्वीर है. दो व्यक्ति खड़े हैं, मीरा सान और तनाका सान. और मीरा सान तनाका सान से क्या पूछती हैं? होन वा दोको देसु का? होन वा असोको देसु. एक तो जवाब हो सकता है बहुत साधारण जो आपने पहले भी किया है, वो है होन वा असोको देसु या होन वा सोको देसु. यहाँ पर क्योंकि दोनों जने इस वस्तु से होन से बहुत दूर खड़े हैं, इसलिए होन वा असोको देसु. या एक और उत्तर दिया जा सकता है, होन वा इसु नो उए नी आरिमास. होन वा ये जो किताब है, इसु यानी कि कुर्सी, नो उए नी आरिमास. होन कुर्सी के ऊपर है. तो इसको आप इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं अपने मित्र के साथ. आपके लिए और भी अभ्यास है. देखिए, स्कुए है, स्कुए के ऊपर कागी रखी है. तो कागी वा तेबुरु नो उए नी आरिमास. कागी वा दोको देसु का? कागी वा तेबुरु नो उए नी आरिमास. अब ये बताइए कहाँ पर है? अभी आपने किया है, ये क्या है? हाको. तो हाको वा दोको देसु का? हाको वा तेबुरु नो शिता नी आरिमास. अब ये बताइए क्या है? ये तो कैंडीज़ हैं बहुत सारी. एक बॉटल के अंदर है, एक कैन के अंदर है. तो कैंडी वा दोको देसु का? कैंडी वा खांजुमे नो नाका नी आरिमास. खांजुमे ये हुआ कैन हुआ, कैन नो नाका नी आरिमास. और आखिर में देखिए क्या है, बताइए. टीवी है और किताब है. तो होन वा दोको देसु का या तेरेबी वा दोको देसु का? होन वा तेरेबी नो माए नी आरिमास, यानी कि तेरेबी के सामने है. तो इस प्रकार आप कोई भी वस्तु को देख करके उसका अभ्यास करिए. पूछिए वो कहाँ है और जवाब दीजिए.
अब देखिए एक छोटा सा डायलॉग है यहाँ पे मीरा और रीता सान के बीच में। ケーキはどこにありますか？ケーキは机の上にあります。いちごはケーキの上にありますか？はい、いちごはケーキの上にあります。 तो अभी आपने ऑडियो सुना, उसमें जो आपने पिछली बार किया है अरिमास वो तो है ही, उसके साथ कुछ नया है। आइए देखते हैं कि क्या नया है। ケーキはどこにありますか？ケーキはテーブルの上にあります。いちごはケーキの上にありますか？はい、いちごはケーキの上にあります。साधारण सा एक कॉन्वर्सेशन है। ये तस्वीर है, देखिए 3 लोग बैठे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, केक टेबल पर रखा है। ケーキはどこですか？ケーキはテーブルの上にあります。अब ये बताइए, ろうそくはケーキの上にありますか?ろうそく यानी मोमबत्ती। अगर आप पूछेंगे ろうそくはどこですか? तो ろうそくはケーキの上にあります。यदि आप पूछेंगे ろうそくはケーキの上にありますか? तब आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इसलिए はい、ろうそくはケーキの上にあります。तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। コップはどこですか? ये कप भी एक रखा है, प्लेट भी रखी है, तो コップはどこですか? コップは机の上にあります。ये तो आप साधारण स्ट्रेट जवाब देंगे। अगर यहाँ पे मो का प्रयोग करना है तो देखिए, ケーキはテーブルの上にあります。コップも机の上にあります。अब देखिए आपने यहाँ पे मो का प्रयोग किया है। क्यों मो का प्रयोग किया है? क्योंकि ケーキは机の上にあります। केक टेबल के ऊपर है और कप कहाँ है? कप भी टेबल के ऊपर है, तो コップも机の上にあります। इस प्रकार आप अलग अलग पार्टिकल्स का प्रयोग करके कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है? 車はどこですか? あそこです या そこです। एक तो जवाब ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? 車は玄関の前にあります। गेंकान यानी कि दरवाज़ा, मेन जो दरवाज़ा होता है उसको गेंकान कहते हैं। 車は玄関の前にあります। माए माने सामने। तो ये नी अरिमास के साथ आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं कि ये गेंकान के सामने मौजूद है। इसी प्रकार से आप अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं कि वो कहाँ हैं। जैसे ओमोचा, ओमोचा वा दोको देसु का? ओमोचा वा हेया नो नाका नि आरिमासु। इसु यानी कि कुर्सी, इसु वा दोको देसु का? इसु वा एलेवेटर नो माए नि आरिमासु। या आप ये भी पूछ सकते हैं, इसु वा एलेवेटर नो माए नि आरिमासु का? हाई, इसु वा एलेवेटर नो माए नि आरिमासु। एक और आपके लिए अभ्यास है। होन वा दोको देसु का? होन वा होनदाना नो उए नि आरिमासु। होनदाना यानी कि बुक शेल्फ नो उए नि आरिमासु या नाका नि आरिमासु। तेरेबी वा दोको देसु का? तेरेबी वा इसु नो तोनारी नि आरिमासु या तेरेबी वा हेया नो नाका नि आरिमासु। तो आप किसी भी वस्तु को बता सकते हैं कि वो वस्तु कहाँ पर है। आपके लिए और भी अभ्यास है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बोलना आसान हो जाएगा, सोचना आसान हो जाएगा। तो एक कमरा है, ये कमरे में टेबल है, पेन है, किताब है, बैग और कुर्सी है। तो देखिए इसमें सवाल क्या है, आप पूछिए अपने दोस्त से। पेन वा दोको देसु का? पेन वा机の上にあります。ペンは机の上にありますか? はい、ペンは机の上にあります。椅子はどこですか? 椅子は
त्सुकुए नो उशिरो नि आरिमासु, यानी कि इसके पीछे है। ईसु कहाँ पर है, चेयर कहाँ पर है, इसके पीछे है। काबान वादो को देस्का, अब की बार उन्होंने सवाल किया, काबान वादो को देस्का। काबान वा ईसु नो उए नि आरिमासु। अब आप अपने मन से भी एक सवाल कर सकते हैं कि किताब कहाँ पर है, तो क्या बनेगा, होन वा दोको देस्का, होन वा काबान नो नाका नि आरिमासु। तो आप इसको अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए। ये जो नए शब्द आप आज सीख रहे हैं, ये पोजीशन बताते हैं। अंग्रेजी में इनको प्रेपोजिशंस कहते हैं और ये बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर मौजूद है। कांजी भी देखिए आपके लिए है यहाँ पर। उए की कांजी है। सबसे पहले चीनी में उए को अगर दिखाया जाता है तो किसी लाइन के ऊपर एक बिंदु के समान दिखाया जाता है। उसको धीरे 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 ये रूप उसने ले लिया है और इस प्रकार से उए लिखा जाता है। 3 स्ट्रोक की कांजी है, 1, 2 और 3। इसी प्रकार से शिता है, यानी कि नीचे, एक लाइन के नीचे इस प्रकार से बिंदु दिखाई जाती है पिक्टोग्राम में और उसको शिता कहा जाता है। तो देखिए 1, 2 और 3, शिता इस प्रकार से बनता है। तीसरी कांजी है नाका की। नाका यानी कि अंदर। तो ये स्क्वायर को जो है, ये जो स्क्वायर है इसको हम रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आता इस तरीके से है कि कोई भी अगर बड़ा बोर्ड है उसको बीच में से आप आधा कर दीजिए, तो ये नाका की कांजी बनती है। इसका एक और अर्थ है बीच में से, तो इसलिए इसको नाका कहा जाता है। बहुत सिंपल कांजी है। आज आपने ये शब्द भी किए हैं, तो इनको आप करिए और इनका अभ्यास करिए। इनसे देखिए आप कोई नया शब्द बना सकते हैं कि नहीं, कोई जापानी नाम बना सकते हैं कि नहीं। तो जैसा कि हर बार हम लोग एक नया मुहावरा सीखते हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, तातामी नो उए नी सुइरेन। तातामी नो उए नी सुइरेन, इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ये दिया हुआ है तातामी। तातामी जापानी चटाई को कहते हैं, क्योंकि जापानी घर जो हैं कंक्रीट के नहीं बनते हैं, कंक्रीट की फर्श नहीं हो सकती है उनमें, इसलिए उन पर लकड़ी की फर्श बनाई जाती है। और लकड़ी की फर्श क्योंकि कड़ी होती है तो उस पर चटाइयाँ बिछाई जाती हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत मोटी मोटी चटाइयाँ बिन करके बिछाई जाती थीं जिससे कि बैठने में सुविधा हो। अब उसको बहुत अच्छी तरीके से बुन करके और फ्रेम करके उसको ततामी का रूप दिया गया है और इसी ततामी के साइज़ से आप कमरे का साइज़ बता सकते हैं। अगर आपको कोई कमरे का साइज़ जानना है तो उसमें पूछा जाता है कि कितने ततामी का कमरा है। तो ततामी नो उए, अभी आपने ये कांजी भी करी है, ये शब्द भी किया है, उए नी, ततामी नो उए नी, ततामी के ऊपर सुई रेन, यानी कि तैरने का अभ्यास करना। तो इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो यही है कि ततामी के ऊपर तैरने का अभ्यास करना, लेकिन इसका जो सही अर्थ है वो है कि केवल ज्ञान हासिल करना ही काफ़ी नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा है, यानी कि केवल आप पढ़ लें, केवल उसको अपनी किताब में लिख लें, रख लें, उतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको तैरना है तो खाली हाथ से स्ट्रोक्स करना या हाथ से खाली उसका एक्शन करना या घर में बैठ कर के कुर्सी पे या ज़मीन पर प्रैक्टिस करना, इससे तो आप कभी भी तैरना सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि असल में जब आप जाएंगे वहाँ पानी में तो वहाँ क्या होगा ये ज़रूरी है। तो असल में कोई भी चीज़ जो है सीख करके उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है।
उसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और एक ही बार प्रैक्टिस नहीं करना है, बार बार लगातार प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो किताबों में, नेट पे तो तमाम तरीके हैं कि आप गाड़ी सीख लीजिए, चलाना सीख लीजिए, व्हील पे बैठिए, ऐसे ब्रेक लगाइए, इस प्रकार से एक्सेलरेशन दीजिए। लेकिन जब असल में आप सड़क पे जाते हैं और वहाँ जा कर के गाड़ी चलाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इधर से गाड़ी आ रही है, दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, कोई सामने से आ रहा है, तो कैसे चलाई जाए, तो आप घबरा भी सकते हैं। इसलिए सीख करके उसका अभ्यास करना अति आवश्यक है। यही इस कोतोवाज़ा का अर्थ है, और हमारे लिए इसलिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जापानी सीख रहे हैं। जापानी सीख करके केवल उसको किताब में रख के बेकार है। उसका अभ्यास करिए, मित्र के साथ करिए, किसी जापानी से करिए, बोल के करिए, तभी आपको बोलना आएगा, तभी आपको लिखना आएगा, तभी आपको पढ़ना आएगा। तो इस कोतोवाज़ा को बहुत ध्यान में रखिए। तो ये है ततामी नो उए नि सुइरेन। आज आपको एक नई चीज़ बताते हैं। जापान में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत पर्व मनाए जाते हैं वहाँ पे। उनमें से एक पर्व है हनामी। अब हनामी क्या है? हना और मी को मिला करके हनामी बनाया गया है। हना आपको पता है कि फूल को कहते हैं और मी कहते हैं देखना। तो हना को, फूलों को देखना, फूलों को एंजॉय करना, फूलों के साथ रहना, यानी कि नेचर के साथ रहना, प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति को देखना, उसको महसूस करना, उसका अनुभव करना, ये इस फेस्टिवल का, ये इस मात्सुरी का मेन मकसद है, हनामी। और हनामी क्या है ये देखिए। हनामी जो है वो फूलों से तो एसोसिएटेड है ही, ख़ास करके सकुरा जो फूल होते हैं, बहुत प्रसिद्ध फूल हैं जापान के, उससे एसोसिएटेड है। अब ये बहुत पुरानी उनकी प्रथा है, कम से कम 1200 साल पुरानी प्रथा है, और ये रॉयल फैमिली के लिए ज़्यादा थी कि वो लोग जाएं, बहुत जाड़े के बाद बसंत ऋतु में जाएं और जाकर के फूलों के बीच में कुछ समय बिताएं। इसलिए कि जाड़े में आप घर में रहते हैं, बहुत बर्फ़ पड़ती है, मौसम ठंडा होता है, आना जाना कहीं हो नहीं सकता है, कठिनाई होती है। तो इसलिए जैसे ही बसंत आता है, फूल आते हैं, तो उनको देखने के लिए राज्य परिवार जो है पुराने समय में जाया करता था। और फूल, क्योंकि गुलाबी फूल उस समय जाड़े के बाद मोमो के फूल यानी कि प्लम के फूल और आड़ू के फूल जो हैं वो सबसे ज़्यादा उस समय होते हैं, तो उनको देखने जाया जाता था। आज से 1200 साल पहले करीब प्लम के फूलों को देखने की प्रथा ज़्यादा थी। धीरे धीरे करके वो चेरी ब्लॉसम्स यानी कि साकुरा के फूलों को देखने की प्रथा ज़्यादा हो गई और सबको ज़्यादा पसंद आने लगी। अब जो है इस समय वर्तमान में बहुत सालों से साकुरा के पेड़ों के नीचे जाकर के पिकनिक मनाई जाती है। जापान में एक ये समझ लीजिए मात्सुरी पर्व या फेस्टिवल, इसको आप जो भी कहिए, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और ये स्प्रिंग टाइम में मनाया जाता है, यानी कि आजकल का जो समय है उसमें ये मनाया जाता है। हर घर से सब लोग जाते हैं और जा कर के साकुरा के पेड़ों के नीचे बैठते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो एक बहुत ऊपर से साकुरा या हनामी के बारे में है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा जो है भाव, वो बच्चों को देखिए शुरू से बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, या बिना कहे, बिना कुछ किए उनको समझ में आने लगता है। साकुरा के पेड़ जो हैं ज़्यादातर सड़क के किनारे, नदी के किनारे या सेमेट्रीज़ में, कब्रिस्तानों में लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं कब्रिस्तानों में? एक तो जगह बहुत सुंदर बन जाती है, महकती है, खुश दिखता है माहौल। दूसरे जो है, हर परिवार से लोग वहाँ साकुरा के सीज़न में जाते हैं, जाकर के अपने परिवारजनों के साथ जो उनके साथ अब मौजूद नहीं हैं, उनके साथ जाकर के साकुरा के मौसम में कुछ समय बिताते हैं, खुश होते हैं, और जो अब नहीं हैं हमारे साथ लोग, वो भी खुश होते हैं कि हमारे परिवारजन हमको भूले नहीं हैं,
हमारे साथ हैं, हमारे साथ इतना अच्छा मौसम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बच्चे जाते हैं, वहाँ जा कर के गाना होता है, खाना बनाया जाता है, नाचना होता है, तो एक अच्छा माहौल बनता है। और जो लोग नहीं हैं हमारे साथ, जो गुज़र गए हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी खुश होते हैं ऐसे मौसम में। तो धीरे धीरे जो कब्रिस्तान के प्रति एक डर बनता है वो भी ख़त्म हो जाता है नेचुरल प्रोसेस में, और आप उसको भी बहुत अच्छा और बहुत शांत जगह मान करके कभी भी जाते हैं और डरते नहीं हैं वहाँ जाने से। तो ये हनामी के बहुत सारे बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल माना जाता है, बहुत अच्छा सीज़न माना जाता है जब हम हनामी करते हैं, जब हम फूलों को देखने जाते हैं। आपके लिए कुछ तस्वीरें हैं यहाँ, आप देखिए। हनामी के नीचे देखिए किस प्रकार से ये लोग बैठे हैं यहाँ, और अपनी अपनी चटाइयाँ लेकर के बैठ जाते हैं इन गुलाबी फूलों से लदे पेड़ों के नीचे, और वहाँ खूब मज़ा करते हैं। हनामी से एक और चीज़ याद आती है, सकुरा जो गुलाबी फूल है, इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं और इसकी चाय भी बनती है। आपको लगेगा कि चाय क्या है, लेकिन हाँ, पीने में बहुत अच्छी लगती है। नेचर से आप बहुत करीब हो जाते हैं और बहुत अलग टेस्ट आता है। तो ये एक छोटा सा हनामी का इंट्रोडक्शन है आपके लिए। अगली बार आपको और तस्वीरें दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे हनामी के बारे में। और इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो आज हमने किया है वो आप घर जा कर के अपने मित्रों के साथ, अपने पार्टनर के साथ जा कर के उसका अभ्यास करिए, ज़ोर से अभ्यास करिए, जिससे आपको सुनाई पड़े कि आप क्या कह रहे हैं। और हनामी के बारे में नेट पर देखिए कि और कितनी सुंदर तस्वीरें हैं और क्या क्या किया जाता है हनामी के समय। तो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।